हेलो मेरे प्यारे साथियों, परवीन स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग एक नए अध्याय और जो हम लोग खास करके जो साइंस सीरीज चला रहे हैं बीपीएससी 68वीं बीपीएससी को मद्देनज़र में रखते हुए जो 30 प्रश्नों का वेटेज रहता है साइंस से, और बिहार एसएससी CGL 3 ग्रेजुएट लेवल का जो सचिवालय सहायक का एग्जाम होने वाला उसके मद्देनज़र को रखते हुए ये साइंस का सीरीज चल रहा है। ये चौथा सीरीज है मेरे प्यारे साथियों। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप साइंस के एक एक सीरीज को देख लेते हैं, मतलब बहुत सारे बुकों का एक कलेक्शन है, स्पेक्ट्रम है, घटना चक्र है, लुसेंट साइंस है, और सारे जितने भी आज प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। चलिए, इसमें सबसे पहला चैप्टर आपको देख रहा है। आज हम लोग 2 चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे और दोनों के बारे में जो भी संभव होगा हर संभव हम लोग जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, पहला है यांत्रिकी। यांत्रिकी कहने का मतलब इसमें क्या क्या जानेंगे हम लोग। तो इसमें जानेंगे द्रव्यमान के बारे में, बल से जो क्वेश्चन बनते हैं, त्वरण है, कार्य है, ऊर्जा है, और संवेग और गति। इन सारे से जो प्रश्न का वेटेज रहता है बीपीएससी में और आने वाले CGL 3 में, उन सारे को हम लोग देखेंगे। तो रेगुलर आप चैनल पर बने रहिए, एक एक प्रश्न के बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, ये तो पहला चैप्टर थे। 2 चैप्टर हमने बताया आपको कि इससे आज हम लोग 2 चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। पहला तो था यांत्रिकी और दूसरे चैप्टर का नाम है गुरुत्व के अधीन गति। क्या है? गुरुत्व के अधीन गति। और गुरुत्व के अधीन गति से जितने भी तरह के प्रश्न बने हैं आज तक एग्जामों में, जो खास करके आए हुए, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व, थोड़ा सा और इसको, यस आप यहां चल जाइए। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। मतलब न्यूटन ने तो बताए ही थे, उनसे भी पहले, न्यूटन से पहले किसने ये बात कही थी? तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे ब्रह्मगुप्त। कौन थे? ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। जितने भी ब्रह्मांड में वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ओर, मतलब पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होते हैं, पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये थे पहला प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए यहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, MPPCS प्री 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। जितने भी तरह के प्रश्न आपको आज देखने को मिलेंगे सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बैबेज ने, आइजैक न्यूटन ने, या जॉन एडम्स ने? तो किसने दिए थे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत? तभी हमने बताया कि ब्रह्मगुप्त के बाद गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो विशेष जानकारी दी वो न्यूटन महोदय थे, और सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले बताया था और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिया था, मतलब ब्रह्मगुप्त के बाद। तो याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है कि न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। तो न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन ने 3 गति का प्रतिपादन किया था। पहला गति न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम और न्यूटन के गति का तृतीय नियम। 3 नियमों का इन्होंने प्रतिपादन किया था, पहला, दूसरा
और तीसरा, इन 3 नियमों का प्रतिपादन न्यूटन महोदय के द्वारा किया गया था। 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक ये बुक लिखे थे और उसी बुक में इन्होंने न्यूटन के गति से संबंधित जितनी भी जानकारियां थी उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर प्रश्न है कि न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है, किस के नाम से जाना जाता है? गुरुत्वाकर्षण के नाम से, जड़त्व का नियम या संवेग संरक्षण का नियम या ऊर्ध्वाधर गति। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो जड़त्व का नियम। जड़त्व क्या है? तो जड़त्व एक वस्तु का गुण है और जड़त्व का प्रतिपादन जो है गैलीलियो ने किया था। और जड़त्व, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व किसी वस्तु का गुण है जो उसके स्थिर अवस्था या गति की अवस्था को बताता है ना। तो जड़त्व के 2 नियम होते हैं, स्थिर जड़त्व और गति जड़त्व। ये भी याद रखिएगा। यदि वस्तु की अवस्था स्थिर रहने के कारण यदि उसमें होती है तो उसे स्थिर जड़त्व कहते हैं, और जब कोई वस्तु की अवस्था परिवर्तन उसके गति के कारण होती है तो उसे गति जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व का नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था और न्यूटन के गति के पहला नियम को जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। होता क्या है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है कि जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में होता है तो विराम की अवस्था में ही रहना चाहता है, लेकिन जब वो गति की अवस्था में होता है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, है ना। तो ये 2 पिंड है और ये मान लेते हैं कि एक ही पिंड है, और ये जब स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है। कब तक? जब तक इस पर कोई बाह्य बल हम लोग नहीं लगाएंगे तब तक ये स्थिर अवस्था में ही रहेगा, और जब ये गति की अवस्था में है, चल रही है, और जब तक इस पर कोई बल हम लोग आरोपित नहीं करेंगे तब तक ये गति में ही रहता है। तो न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व के नियम से जाना जाता है। चलिए, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2019 में प्रश्न आया हुआ है, अभी 3 साल हुए हैं मेरे प्यारे साथियों। तो एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न है, कहता है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है? कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो मेरे प्यारे साथियों, कम बल का साधारण यंत्र, सरल मशीन जिसको कहें, तो सरल मशीन की सहायता से आप काम उतने करेंगे लेकिन बल का प्रयोग आपको कम करना पड़ता है। मतलब जब हम लोग सिंपल मशीन, साधारण मशीन लगाते हैं, सरल मशीन का प्रयोग करते हैं, जैसे यदि कोई डिब्बा को खोलना हो, बंद डिब्बे के ढक्कन को खोलना हो, तो हम लोग सिक्कों की सहायता से, यदि कोई बंद डिब्बा है और बंद डिब्बे के यदि ढक्कन को हम लोग को खोलना होता है तो हम लोग सिक्कों की सहायता से इसको आसानी से खोल देते हैं। काम तो खोलने वाला ही हुआ, लेकिन सिक्के की सहायता से हम लोग बल कम प्रयोग करना पड़ा। तो काम की मात्रा उतनी ही होगी, लेकिन काम की मात्रा वही होगा, लेकिन बल का प्रयोग भी हम लोग उसमें कम करते हैं। तो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में साधारण यंत्र की जरूरत पड़ती है। चलिए, अगला प्रश्न है, अगला है, कहता है कि एक व्यक्ति संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। मतलब सेंसिटिव तराजू कहने का मतलब कि तराजू तौलने को तैयार है, और संवेदनशील तराजू पर कोई व्यक्ति खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ जाएगी, घटेगी, या और भी है, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह बढ़ेगी या घटेगी या वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा कि जब कोई व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा होकर के सांस लेता है या बैठकर सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? कारण क्या है? तो तराजू के रीडिंग बढ़ने का कारण है कि एक बार जब कोई व्यक्ति 1 लीटर सांस लेता है, मतलब जब कोई व्यक्ति 1 लीटर सांस लेता है तो 1.225 ग्राम जो है 1 लीटर वायु का वजन होता है।
तो 1 लीटर वायु वजन, मान लेते हैं कि आप 1 लीटर नहीं कुछ ही मात्रा लिए, तो उसमें भी कुछ ना कुछ वजन होगा, तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी। तो 1 लीटर सांस जब कोई व्यक्ति लेता है या कोई जीव लेता है तो उसका वजन जो है 1.225 ग्राम बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जब एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा होगा और वो सांस लेगा तो तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चलिए, मतलब कहने का मतलब कि 1 केजी ग्राम, 1 केजी पहले दर्शा रहा है तो उसमें प्लस और कर दीजिए 1.225 ग्राम और उसका वजन जोड़ करके हो जाएगा, मतलब 1100 ग्राम और 250 ग्राम, है ना, 225 मिलीग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ दिया हुआ IAS प्री 1997 में आया हुआ है। रिपीटेड क्वेश्चन है, UPPCS मेंस 2004 में भी पूछा हुआ है ना। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना कॉपरेशन जरूर करिए ताकि हमारी भी उत्साह बढ़ते रहे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूं। मतलब आज के ज़माने में जो सब्सक्राइब का जो सिलसिला है वो हमारे और आपके बीच जुड़ने की एक सिलसिला है। यदि आप हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमसे जुड़ जाएंगे और मैं भी आपसे जुड़ जाऊंगा। ये इससे बड़ा जुड़ जाऊंगी, सॉरी बोलने में थोड़ा मिस्टेक हुआ। तो ये जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है आज का जो चैनल है, और सब्सक्राइब के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपसे जुड़ सकते हैं। इससे बड़ा और कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सकती है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है या जो है अपोहन के सिद्धांत पर, अपोहन करने का मतलब डायलिसिस, या उत्क्रम प्रासरण, रिवर्स ओस्मोसिस, RO जिसको कहते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग पानी को शुद्ध करते हैं, और विसरण डिफ्यूजन जिसको कहते हैं। तो वॉशिंग मशीन का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो वॉशिंग मशीन का सिद्धांत होता है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित होता है। वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अपकेंद्रण कहने का मतलब क्या हुआ? 2 तरह के बल हम लोग को पढ़ना है भौतिकी में। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। और दूसरा होता है जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहने का मतलब क्या हुआ? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहने का मतलब अपकेंद्रण बल। सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रण और सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रण। याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहने का मतलब अपकेंद्रीय बल और सेंट्रीपिटल फोर्स करने का मतलब अभिकेंद्रीय बल। ये अपकेंद्रीय हो गया सेंट्रीफ्यूगल, बार बार कंफ्यूज करने हम लोग। सेंट्रीफ्यूगल कहने का मतलब अपकेंद्रीय बल और सेंट्रीपिटल कहने का मतलब क्या हुआ? अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? तो अभिकेंद्रीय बल में बल केंद्र की ओर लगता है और अपकेंद्रीय बल में बल जो है बाहर की ओर कार्य करता है। जैसे हम लोग दूध से जब दही से जब मट्ठा बनाते हैं, मट्ठा को हे कहते हैं, जब मट्ठा बनाते हैं तो उसमें से जो मक्खन निकलता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। क्योंकि ऐसे ऐसे कर करके हम लोग उसको मथते हैं, मतलब उल्टी हाथ कर करके, ऐसे ऐसे अंदर की ओर नहीं करते हैं। अंदर की ओर करिएगा तो कभी उससे मक्खन वार नहीं होगा। तो देखिएगा जो व्यक्ति मट्ठा माता है तो उसको ऐसे ऐसे करके बाहर की ओर चलाता है, मतलब ऐसे जाइए, बाहर की ओर जाइए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, अपकेंद्रीय बल जो है बाहर की ओर कार्य करता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल जो है अंदर की ओर केंद्र की तरफ काम करता है। तो केंद्र के बाहर की तरफ काम करेगा उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और केंद्र के अंदर की तरफ कार्य करेगा उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। है क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? है क्या? तो वह प्रतिक्रिया बल है जो
वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, मतलब दोनों के बल का मान समान होगा, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत मतलब अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है तो अपकेंद्री बल कहलाता है। जैसे कपड़ा साफ करने वाली मशीन, वॉशिंग मशीन जिसको कहते हैं, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सारे के सारे जो हैं अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। चलिए, इस प्रश्न से बहुत सारी बातें हम लोग सीखे। अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि मतलब वेक्टर नहीं है। वेक्टर कहने का मतलब सदिश, दो प्रकार की क्वांटिटी हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर कहने का मतलब सदिश, स्केलर कहने का मतलब अदिश। तो सदिश राशि क्या होता है? तो सदिश राशि मतलब वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा, मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है तो वो सदिश राशि होता है। परिमाण प्लस दिशा दोनों जिसमें होगा वो सदिश राशि होगा, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होगा। और जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो जिसमें केवल परिमाण होगा तो वो अदिश राशि होगा। जिसमें केवल परिमाण की मात्रा होगी वो क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा, मतलब स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा वो सदिश राशि होगा। तो यहां पर कहता है कौन सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, चूंकि विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहां पर है और इसको खिसका करके इस दिशा में यहां लेकर चले आए तो परिमाण हो गया कि इसके बीच की कितनी दूरी, कितना दूरी तय करके यहां तक आया, तो ये परिमाण हो गया। और किस दिशा में ये गया तो ये दिशा भी ज्ञात हो गया। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात हो तो वो सदिश राशि, जिसमें केवल परिमाण ज्ञात हो तो उसे अदिश राशि कहते हैं। तो देखिए, विस्थापन, इसमें परिमाण और दिशा दोनों है तो ये सदिश है। वेग, वेग आप देखते होंगे, वेग में भी परिमाण और दिशा दोनों है, इसलिए ये भी वेलोसिटी भी जो है सदिश राशि है। बल, बल आप कितना लगा रहे हैं, कितना न्यूटन का बल लगा रहे हैं, किस दिशा में लगा रहे हैं, ये दोनों जब पता चल जाए तो उसको हम लोग सदिश राशि कहेंगे। तो बल भी एक सदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। लेकिन जब आयतन की बात करें तो आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिशा ज्ञात है ही नहीं कि या तो उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में है। कोई एक दिशा ज्ञात नहीं है जिसमें यूनिफॉर्म डायरेक्शन ज्ञात हो, एक दिशा ज्ञात हो कि पश्चिम बोले तो केवल पश्चिम, मतलब पश्चिम बोले तो केवल पश्चिम, पूरब बोले तो केवल पूरब, या उत्तर बोले तो केवल उत्तर। तो इसमें तो तीनों है। आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, मतलब इसमें कोई दिशा ज्ञात नहीं होती है। परिमाण तो ज्ञात होगा कि इतनी आयतन का वस्तु है, इतनी वॉल्यूम का वस्तु है, लेकिन इसका इतना, इस वस्तु का इतना वॉल्यूम है, लेकिन इसकी दिशा ज्ञात नहीं है। इसलिए आयतन जो है क्या है? अदिश राशि, सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश राशि है। तो 45वीं बीपीएससी प्री 2001-2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, 30 प्रश्नों का वेटेज रहता है मेरे प्यारे साथियों। यदि आप इन 30 प्रश्नों को कवर कर लिए तो बीपीएससी में अच्छा स्कोर करने का एक संभावना बढ़ जाती है। तो साइंस के पोर्शन को जरूर आप कैच करिए। चलिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। पहले में प्रश्न पूछे कि कौन एक सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश राशि है, और इसमें यहां पूछ रहा है कि कौन एक सदिश राशि है। तो अभी हम लोग सीखे कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात हो सदिश राशि होगा, जिसमें केवल परिमाण ज्ञात हो, दिशा ज्ञात नहीं हो तो वो अदिश राशि होगा। तो बताइए, संवेग सदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है। केवल सदिश राशि पूछ रहा है तो संवेग एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होता है। P बराबर mv होता है, मतलब P बराबर mv कहें, P मतलब P बराबर mv कहें तो mv कहने का मतलब m मतलब मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, जिसमें परिमाण ज्ञात है, और वेग किस दिशा में जा रहा है तो ज्ञात है। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात हो सदिश राशि होगा। तो संवेग सदिश राशि है। बाकी और सारे जो देख रहे हैं, दाब है, कार्य है, ऊर्जा है, ये सारे के सारे अदिश राशि हैं, स्केलर क्वांटिटीज है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है कि
देखिए 45वीं बीपीएससी भी पूछा हुआ है, 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जितने भी सारे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो यहाँ पर है कि पदार्थ के संवेग मोमेंटम, अभी हम लोग पढ़े कि P बराबर mv होता है, P बराबर mv होता है। तो पदार्थ के संवेग मतलब ये संवेग है, और वेग कहने का मतलब भी है ना। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो बताइए, यदि भी से भी कैंसिल आउट कर दें, काट दें, तो हम लोग को क्या बच गया? बच गया द्रव्यमान। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है, जब पदार्थ के संवेग में उसके वेग से भाग देंगे तो हम लोग को क्या बच जाएगा? द्रव्यमान बच जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं। कहता है कि बल गुणनफल है। बल गुणनफल किसका है? चूंकि बल एक सदिश राशि है, चूंकि बल में परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात होता है, इसलिए बल को हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। और बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। तो बल गुणनफल है, मतलब F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है m में। मतलब बल जो है द्रव्यमान और त्वरण, ए कहने का मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण, जिसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण भी एक सदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बल गुणनफल किसका है? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है कौन? बल। मतलब F बराबर m में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? द्रव्यमान और त्वरण। ऑप्शन नंबर बी में हमको देखने को मिल रहा है द्रव्यमान और त्वरण। बल गुण किसका गुणनफल है? त्वरण का, त्वरण और द्रव्यमान का। चलिए 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में प्रश्न पूछा हुआ है, आगे देखते हैं। अगला है, कहता है ऊर्जा संरक्षण। थोड़ा सा और इसको यदि हम, चलिए हो गया। कहता है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो यदि आप पढ़े होंगे 9th 10th में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ना तो ऊर्जा की उत्पत्ति की जा सकती है और न ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो वही इसी नियम को ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के नियम से जाना जाता है। मतलब जिसमें न तो ऊर्जा का उत्पत्ति, न तो ऊर्जा का उत्पादन और न ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसी को ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता। क्या सही है? नहीं। न तो ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है, बशर्ते कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मतलब बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कहता है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है। बहुत ही प्यारा यूपी यूडीए की परीक्षा या एलडीए की परीक्षा 2010 प्री में आया हुआ प्रश्न है, देख सकते हैं। तो कहता है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? स्थिर जड़त्व, गति जड़त्व, इस जड़त्वाघूर्ण या द्रव्यमान का संरक्षण। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमने आपको बताया कि जड़त्व के दो नियम होते हैं, स्थिर जड़त्व और गति जड़त्व। जब कोई वस्तु की स्थिति उसकी स्थिर अवस्था के कारण होती है तो उसको स्थिर जड़त्व कहते हैं, और जब कोई वस्तु की अवस्था या स्थिति उसके गति के कारण होती है तो उसको हम लोग कहते हैं गति जड़त्व। तो बताइए, जब आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो आपके जो बुटक कहने का मतलब चुत्तर है ना, या शरीर के नीचे का पार्ट, जो भाग ट्रेन के संपर्क में है, शरीर का जो भाग ट्रेन के संपर्क में है, तो जब ट्रेन चलने लगेगी तो जो भाग शरीर का जो भाग संपर्क में है ट्रेन का, वो भी ट्रेन के साथ गति में हो जाएगी। लेकिन
जो शरीर के ऊपर का भाग है, मतलब जो ट्रेन के संपर्क में नहीं है, जो शरीर का भाग ट्रेन के संपर्क में नहीं है, तो वो क्या रहेगा, विराम की अवस्था में ही रहना चाहेगा। तो नीचे का पार्ट आपको गति में हो गया और ऊपर का पार्ट विराम की अवस्था में ही रहना चाह रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे की ओर ऐसे झुक जाते हैं। या यदि आप मोटरसाइकिल वगैरह कुछ भी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, तो जब गाड़ी चल रही होती है तो शरीर का जो पार्ट आपको गाड़ी के संपर्क में है, गाड़ी के साथ ही गति की अवस्था में रहती है और शरीर के ऊपर का भाग विराम की अवस्था में रहती है। तो गाड़ी रुकी तो शरीर का जो भाग संपर्क में था वो भी गाड़ी के साथ रुक गया, लेकिन जो भाग शरीर का जो भाग गाड़ी के संपर्क में नहीं है तो वो तो अभी गति में ही रहना चाहेगा, क्योंकि पहले से गाड़ी गति में थी, तो वो आगे की ओर, मतलब ऐसे आगे की ओर हम लोग झुक जाते हैं। आगे की ओर झुक जाने का मतलब क्या हुआ कि हमारा ऊपर का भाग गति में ही रह गया और नीचे का भाग जो है, गाड़ी जैसे विराम में आई, हमारा शरीर जो है जो गाड़ी के संपर्क में वो भी विराम में आ गया। तो मतलब जो शरीर का पार्ट गाड़ी के संपर्क में रहेगा, गाड़ी का जैसा बिहेव रहेगा, जैसा व्यवहार रहेगा, यदि वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगा, लेकिन जब गति की अवस्था में हो जाएगा तो गति की अवस्था में वो रहेगा। तो गति जड़त्व के कारण ही क्या होता है, मतलब अभी तो एक ट्रेन जैसे चलना आरंभ करती है तो पहले से तो ट्रेन स्थिर अवस्था में थी, तो हमारे शरीर का जो भाग ट्रेन के संपर्क में वो भी स्थिर अवस्था में था। तो स्थिर जड़त्व के कारण ही हम लोग को क्या हो जाएगा, शरीर आगे की ओर झुक जाएगा, क्योंकि ट्रेन चली तो शरीर का जो भाग संपर्क में था वो भी चलने लगेगा और शेष भाग जो संपर्क में नहीं था वो रुका ही रहना चाहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब हुआ है स्थिर जड़त्व। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, कहता है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो बताइए, गतिज ऊर्जा मतलब गति के कारण जो, जब किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के गति के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित रहती है उसको गतिज ऊर्जा, और किसी वस्तु में स्थिति के कारण, मतलब स्थिर अवस्था के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा। तो कहता है यहाँ पर दिया हुआ है कि दो समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है। मतलब हम यदि कहें कि काइनेटिक एनर्जी, पहला हम निकाल लेते हैं ke1 बराबर होता है, ke बराबर क्या होता है, 12 mv², ठीक है, 12 mv² हो गया, ठीक। और दूसरा हम निकाल लेते हैं ke2 निकाल लें तो ये भी हो जाएगा 12 mv², ठीक है, ये भी आ गया। तो इसका गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है। तो बताइए mE से ही तो कट जाएगा, तो उनके वेग का अनुपात क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर यहाँ से चला जाएगा, रूट अंदर 4 × 9 हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। इसका मतलब उनके वेग का अनुपात क्या हो जाएगा 2:3। यदि हम इसको ऐसे समझें कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक दिया हुआ है 4:9 दिया हुआ है, और गतिज ऊर्जा बराबर हम लोग जानते हैं कि 12 mv² होता है, mv²। तो m तो बदला नहीं, इसमें भी 12 mv² हो जाएगा, इसमें भी m नहीं बदला। मतलब दोनों का वेग समान है या नहीं, ये नहीं कह रहा है, कह रहा है कि द्रव्यमान समान है। जितना द्रव्यमान इसमें है पहले वाली वस्तु में है, उतने द्रव्यमान दूसरे वस्तु की भी है। तो द्रव्यमान से द्रव्यमान कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो v1² बटे v2² जब हो गया तो बताइए इधर से स्क्वायर इधर चला जाएगा तो रूट में बदल जाएगा कि नहीं। मतलब v1 बटे यदि हम v2 करें तो हो जाएगा रूट अंदर
रूट अंदर 4/9 है ना। तो बताइए 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 9 का वर्गमूल हो गया 3। इसका मतलब V1/V2 बराबर हो जाएगा 2:3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको और भी कोई परेशानी हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कैसे और आपको बेहतर किया जा सके। और यदि आपको समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं। चलिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर दिए। कहता त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। अभी हमने आपको बताया एसिलरेशन। एसिलरेशन कहने का मतलब त्वरण, और त्वरण को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब यहां पर v जो है फाइनल वेलोसिटी है, किसी वस्तु का अंतिम वेग है, और u जो है किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग है। तो त्वरण बराबर होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या हो गया, v माइनस यू बाई टी। तो ये तो त्वरण का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और त्वरण एक सदिश राशि है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैसे हुआ, तो बताइए v यदि हम कहें तो v का मतलब वेग का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर बटा सेकंड, और यहां पर समय का भी मात्रक सेकंड होता है। तो ये सेकंड यहां पर चला जाएगा और सेकंड सेकंड गुना हो जाएगा तो सेकंड स्क्वायर हो गया। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का ऐसे ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण एक सदिश राशि है और त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी, जहां v है अंतिम वेग और u है प्रारंभिक वेग। चलिए तो ये भी हम लोग समझ गए। अगला देखते हैं। अब हम लोग आवश्यकता अनुसार इसको पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन आपको देखिए एमपी पीसीएस प्री 2000 में पूछा हुआ है, उत्तराखंड यूडीए या एलडीए प्री 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कहता है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो हमने अभी बताया कि सबसे पहले जो है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी तो ब्रह्मगुप्त ने ही दिया था कि पृथ्वी सभी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन यहां पूछ रहा है कि किसने किया। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन महोदय ने किए थे अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में, जिसको 1687 में उन्होंने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते। क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि गुरुत्व नहीं है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते। तो इसका कारण है कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव होता है। हम लोग अभी खड़े हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है पृथ्वी पर। लेकिन जैसे जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ पर वायु की मात्रा शून्य हो जाती है, और वायु की मात्रा शून्य होने के साथ साथ वहाँ गुरुत्व बल का अभाव होता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष में कोई भी यात्री तैरते रहता है, वो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बोलता है लेकिन उसकी आवाज़ को कोई सुन नहीं सकता, क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, कोई हवा नहीं है ताकि उसकी आवाज़ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित कर सके। तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते। इसका मूल कारण क्या है कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2007 में आया हुआ प्रश्न है। अगला देखेंगे। अगला है, कहता है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता कितना होता। अब जितना होता उसका दुगना, अब जितना है उसका चौगुना, अब जितना है उसका चौथा भाग, या अब जितना है उसका आधा भाग। तो क्या होगा कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसको दुगना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण
पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताइए। तब मान लेते हैं हम लोग को गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का फॉर्मूला होता है। हम लोग यदि फॉर्मूला को जाने तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि F बराबर होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है Gm1 m2 बटे क्या हो गया r²। यही फॉर्मूला होता है और इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं कि आप बताइए G तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है G, और G का मान, कैपिटल G का मान होता है 6.67 गुनी 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, कैपिटल G का मान। वही स्मॉल g की मान की बात करें तो स्मॉल g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दोनों में से कोई, मतलब एबॉटली लगभग है 10 के आसपास, इसलिए हम लोग कभी कभी इसको 10 भी बोलते हैं। तो हुआ क्या कि F बराबर हम लोग निकालना जाने, फॉर्मूला होता है कि G, जहां ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका मान तो कभी बदलेगा ही नहीं, और m1 पृथ्वी का द्रव्यमान और m2 सूर्य का द्रव्यमान, तो G m1 m2 बटे r²। तो r² जो है त्रिज्या हुआ, दूरी हुआ उन दोनों के बीच। तो इसी दूरी को यदि हम दुगना कर दें, कितना में 36, इसी दूरी को यदि हम दुगना कर दें तो बताइए, पहले r था, इसको हम 2r कर देते हैं तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 से भाग दिए तो चौथाई हुआ कि नहीं। तो अब जितना उसका चौथा भाग हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब जब दूरी बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, स्वाभाविक सी बात है। ऐसे प्रैक्टिकली भी हम लोग देखे हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक क्षण चुंबक है और दूसरा भी क्षण चुंबक है, जब इन दोनों को आपस में सटाते हैं तो हम लोग को ज़्यादा कस के खींचता है क्योंकि दूरी घटा, और जब इसी को हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ कर दें, एक को इससे इतना दूरी बढ़ा दें तो उतना ताकतवर बल, उतना मतलब मजबूती बल से नहीं खींचता है, मतलब कम बल लगता है। तो दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, और दूरी जब कमेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। तो दुगना कर दिया तो चौथाई हो जाएगा, सिंपल सी बात। चलिए, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, उसका भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तनशील होगा, या सभी गलत है। MPPCS प्री 1992 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार स्वतंत्र होता है क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होता है, मतलब नहीं बदलता है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न कहता है कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर सब पहुंचेगी सबसे पहले? तो देखिए, जब हम इसको शून्य वायु के मद्देनजर में देखें, मतलब जब उसको वायु प्रतिरोध नहीं कर रहा हो, और जब तीनों को समान आकार की वस्तु है और तीनों को हम लोग गिराएं तो तीनों जो है पृथ्वी पर साथ साथ पहुंचेंगे। कब? जब उसको वायु विरोध नहीं करेगा तब, मतलब लकड़ी को गिराएंगे, लोहे की गोली को गिराएंगे, मोम को गिराएंगे, और जब उसको वायु विरोध नहीं कर रहा है, वायु को नगण्य मान करके यदि हम सोचें तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो तीनों साथ साथ पहुंचेगा, कोई भी पहले नहीं पहुंचेगा। लेकिन जब वायु में गिराएं तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा वो सबसे बाद में पहुंचेगा, और जिसका क्षेत्रफल कम होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। जैसे हम गोली को गिराएं तो गोली का क्षेत्रफल कम होगा और वायु उसका कम विरोध करेगा, इसलिए पहले पृथ्वी पर पहुंच जाएगा, कम विरोध किया। और वही लकड़ी को हम गिराए और लकड़ी को गिराए तो उसका वायु प्रतिरोध ज्यादा करेगा,
तो वो बाद में पहुंचेगा। लेकिन जब वायु को हम नगण्य माने, शून्य माने, निर्वात में सभी वस्तुओं को गिराई जाए, तो सभी वस्तुएं एक समान, एक ही साथ साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। चलिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, आरटीएस में पूछा हुआ प्री 1992 का प्रश्न है। चलिए, अब है कहता है कि मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? तो देखिए, मानव शरीर पृथ्वी में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव, इसको कहते हैं इक्वेटर। ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध है, और इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। ये नॉर्थ पोल हो गया, एनपी हो गया नॉर्थ पोल। ये हो गया इक्वेटर विषुवत रेखा, ये हो गया नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, ये हो गया साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। तो मानव शरीर का भार सबसे अधिक कहाँ होगा? तो दोनों ध्रुवों पर होता है ना, याद रखिएगा, ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। तो मानव शरीर का भार अधिकतम कहाँ? ध्रुवों पर, और न्यूनतम कहाँ? विषुवत रेखा पर। तो देखिए, याद रखने का तरीका कैसे है, ध्रुव है तो ध्रुव कम वर्ड से लिखा गया, तो ध्रुव कम वर्ड से लिखा गया, लेकिन इसके लिए अधिकतम हो गया यहाँ प्रयोग। और विषुवत रेखा, मतलब विषुवत रेखा यहाँ लिखा गया, और विषुवत रेखा 4 वर्ड से है, तो इसके लिए न्यूनतम, मतलब ज़्यादा वर्ड से तो कम, और कम वर्ड से तो ज़्यादा। तो ध्रुवों पर मानव शरीर का भार अधिकतम होता है, पृथ्वी के ध्रुवों पर, और विषुवत रेखा पर मानव शरीर का भार न्यूनतम होता है। यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे मिलाने वाली प्रश्न है। मिलाइए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? रेडियम, रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। एक्सरे का खोज W.K. रॉन्टजन ने किए थे। और चेचक का खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने, और पेनिसिलिन का खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये हम लोग सारी बातें जानते हैं। यदि हम इसको मिलाने की बात करें तो ए का हो गया कौन? ए का हो गया 2। अब ए का 2 कौन कौन है? 2 ऑप्शन में है। चलिए, और बी पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो बी का हो गया 1। तो बी का 1 किस में है? तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूपी पीसीएस प्री 1992 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, तो सारे के सारे प्रश्न आप देख रहे हैं, आज पूछे हुए प्रश्न, और साइंस के जितने भी सीरीज चलेंगे सारे के सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं, वही सीरीज लाए जा रहे हैं आपके लिए। बीपीएससी को मद्देनजर में रखते हुए 68 बीपीएससी और बिहार एसएससी। चलिए, अगला है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट ट्रैक किया जा सकता है किसके माध्यम से? तो यह किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के माध्यम से। रिसिप्टर है ना, रिसिप्टर के माध्यम से जो है कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के माध्यम से। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? डॉपलर प्रभाव। चलिए, अगला देखते हैं। अगला है कि पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, या वर्षा ऋतु में। तो पेंडुलम की घड़ी, आप बताइए कि हम मान लेते हैं कि कोई घड़ी है और एक पेंडुलम है, एक छोटा पेंडुलम यहाँ पर लगा देते हैं, एक और घड़ी ले लेते हैं, और यहाँ पर एक और हम बड़ा पेंडुलम लगा लेते हैं। तो बताइए जल्दी जल्दी जो है दोलन कौन करेगा, ये छोटा वाला पेंडुलम या बड़ा वाला पेंडुलम? तो जाहिर सी बात है कि इसकी लंबाई कम है तो ये जल्दी जल्दी दोलन करेगा, और इसकी लंबाई बड़ा है, ज़्यादा है, तो ये देरी से, मतलब इसको दोलन करने में टाइम लगेगा, माध्य स्थिति से गुजरने में इसको टाइम लगेगा। तो पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकते कब काल, किस काल में? तो शीतकाल में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शीतकाल में जो है नमी के कारण पेंडुलम के लंबाई का आकार घट जाता है, और जब पेंडुलम के लंबाई का आकार घट जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो वो जल्दी जल्दी मतलब क्विकली दोलन करने लगेगा,
है ना, क्या करने लगेगा, जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगा। तो शीतकाल में जो है पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। अगला देखिए, कहता है पृथ्वी का प्लायन वेग, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, यदि ये नहीं जाने तो समझिए कि साइंस में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो होता है पृथ्वी का प्लायन वेग होता है। और प्लायन वेग होता क्या है, तो वह वेग जिस वेग से, वह न्यूनतम वेग जिस वेग से जब किसी वस्तु को हम अंतरिक्ष में फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र को पार कर जाता है और दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, तो इसी को हम लोग प्लायन वेग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो जब किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से आप पृथ्वी से बाहर फेंकेंगे अंतरिक्ष में, तो वह अंतरिक्ष में जा पहुंचेगा और पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र को पार कर जाएगा, फिर दोबारा पृथ्वी पर नहीं आता है ना, तो इसी को हम लोग प्लायन वेग कहेंगे। तो पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी प्लायन वेग से किसी भी अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है, कहता है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, तो वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी। क्या ये बात सही है? अभी हम लोग समझे कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से यदि किसी पिंड को हम अंतरिक्ष में भेजेंगे तभी वो पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र को पार करेगा। तो बताइए 11.2 किलोमीटर से छोटा है या बड़ा, तो छोटा है, तो क्या हो जाएगा कि वह फेंकाएगा तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से हम लोग फेंके, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र को पार नहीं करेगा, गुरुत्व क्षेत्र को पार नहीं करेगा, पुनः पृथ्वी पर वो क्या हो जाएगा, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, आ गिरेगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, क्योंकि इसका प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है हो गया। अब हम लोग यहां पर देखेंगे, दिया हुआ है कि प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबक, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए कि गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, क्या यह बात सही है? नहीं, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। विद्युत, और भी देखते हैं ऑप्शन, विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है, ये भी सही है। अब प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित रखता है, किए रखता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या होगा इसका सही जवाब, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल बल नहीं है, गुरुत्व बल चारों में सबसे प्रबल बल नहीं है। कौन नहीं, तो होगा कौन सबसे ज्यादा प्रबल बल, तो प्रबल नाभिकीय बल जो है इन चारों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बल है, जबकि गुरुत्व जो है सबसे कम शक्तिशाली बल है। तो प्रबल नाभिकीय बल सबसे ज्यादा शक्तिशाली बल है, यदि इसके बारे में कहता तो हम लोग सही मान लेते। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, मतलब यही सही नहीं है, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल नहीं है, निर्बल बल है, गुरुत्व बल इन चारों में निर्बल बल है। आगे देखेंगे, अगला कहता है कि लोलक की कालावधि टाइम पीरियड क्या होती है। सरल लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। तो बताइए
टाइम पे मतलब सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, टी बराबर क्या होता है, सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर क्या होता है, टी बराबर तो 2 पाई इंटू रूट अंदर L/G होता है, L/G सरल लोलक का आवर्तकाल यही होता है। सरल लोलक निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू रूट अंदर L/G। तो बताइए G तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि G का मान तो हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो G कांस्टेंट है। तो लंबाई जब घटेगा, लंबाई घटेगा तो सरल लोलक का आवर्तकाल भी घटेगा, लंबाई बढ़ेगा तो सरल लोलक का आवर्तकाल भी बढ़ेगा, क्योंकि इसका मान पहले 2 था। तो बताइए इसका निकालेंगे हम आंसर कैलकुलेट करके तो छोटा मान आएगा, और इसी का मान बढ़ा के यदि हम 4 कर दें तो थोड़ा सा इससे बड़ा मान आएगा। तो लंबाई बढ़ने पर सरल लोलक की टाइम पीरियड जो हो गई बढ़ जाएगी, और लंबाई घटने पर सरल लोलक का आवर्तकाल घट जाएगा। तो यहां पर दिया हुआ है कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, और तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो बताइए किसके ऊपर निर्भर करेगा, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा। लंबाई बढ़ेगा तो सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ेगा, और लंबाई घटेगा तो सरल लोलक का आवर्तकाल घटेगा। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बताइए। लंबाई बढ़ा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटा तो आवर्तकाल घटेगा। चलिए अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब है ऑप्शन नहीं, अगला क्वेश्चन बहुत ही टफ हो जाता है। 25-30 प्रश्न करते करते जो है अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य भी खराब है, अच्छा नहीं है, तो बहुत सारी बातें लड़खड़ाते हुए भी आपके लिए काम किया जा रहा है। चलिए, तो चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे साथियों और आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ दिया हुआ है लोलक घड़ियाँ, क्या लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो बताइए क्या होगा। तो भार कोई मतलब नहीं, घर्षण कोई मतलब नहीं, गर्मियों में दिन लंबे होते ये भी कोई मतलब नहीं, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अभी हमने बताया आपको कि शीत ऋतु में जो होता है घड़ी का लोलक का आकार लंबाई जो होता है घट जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में जो है घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। नमी के कारण घट जाएगा, और जब वही नमी सूखेगा तो वो लंबाई बढ़ जाएगा। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण जो होता है लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और लोलक का आवर्तकाल जो होता है लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। अभी हमने फॉर्मूला बताया कि आवर्तकाल बराबर होता है टी बराबर क्या होता है 2 पाई इंटू रूट अंदर L/G। अभी हम लोग लिखे थे, समझे भी थे इसको, रूट अंदर L/G मतलब लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल घट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बताइए कि यहां पर दिया हुआ है IAS प्री 1997 का क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो बताइए कि मान लेते हैं कि कोई रस्सी से बांध करके और कोई लड़की जो है बैठ करके इस पर झूला झूल रही है ना, झूला झूल रही है, और यहाँ लड़की बैठी हुई है पहले से। यही लड़की खड़ा होकर के यहाँ तक आ जाती है, इसकी लंबाई यहाँ तक पहुँच जाती है। तो बताइए ये झूले का लंबाई घटा या बढ़ा, झूले के रस्सी का लंबाई घटा या बढ़ा। तो खड़ा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि घट जाएगी, यहाँ के बाद इतने ही रस्सी बचा।
तो लंबाई घट गया तो जल्दी जल्दी ये बेग दोलन करने लगेगा, मतलब क्विकली एकदम ऐसे ऐसे प्रज्वलित होने लगेगा। तो जब लड़की खड़े हो जाएगी एकाएक अचानक, तो क्या हो जाएगा, उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम जाएगा। क्यों कम जाएगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी दोलन करने लगेगा, है ना, खड़ी हो जाएगी तब। तो समझ गए होंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि कहता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। क्या कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और चंद्रमा का प्लायन वेग 2.4 कहें किलोमीटर प्रति सेकंड या 2.37 भी कहीं कहीं देता है, 7 से ज़्यादा, इसलिए इसको 4 कर दिया गया। तो 2.4 या 2.37 जो दोनों में आपको याद रखना है रख सकते हैं। तो चंद्रमा का प्लायन वेग है, तो प्लायन वेग से यहाँ कोई रिलेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बताया, समझा कि कुछ जानकारी एक्स्ट्रा दिया जाए। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, या पृथ्वी के निकट है, या सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, या पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस पर गैस अणुओं का प्लायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। बिल्कुल, हम लोग अब इससे रिलेट करेंगे कि चंद्रमा का प्लायन वेग होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा। तो वायुमंडल न होने का क्या कारण है, निर्वात होता है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा का वायुमंडल निर्वात है, वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है। क्या कारण है, तो गैस का जो वेग है चंद्रमा के प्लायन वेग से ज्यादा हो जाता है, ज्यादा है। गैस का जो वेग होता है चंद्रमा के प्लायन वेग से ज्यादा हो जाने के कारण वहां से जितने भी सारी गैसें हैं वो निकल जाते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो क्या मेन रूप से रीजन क्या हुआ, यहां पर दिया हुआ था, इसी को हम लोग थोड़ा सा इजी करके समझाने का हम प्रयास किए कि इस पर गैस अणुओं का प्लायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है। मतलब गैस अणु का जो प्लायन वेग होगा उस गैस के वेग से, उस गैस के अणु के वेग से कम होगा। गैस के अणु का प्लायन वेग उसके गैस के अणु के वेग से कम होगा, इसीलिए वहां से सारी गैसें बाहर चली जाती है और चंद्रमा पर निर्वात पैदा हो जाती है, वैक्यूम पैदा हो जाती है। मतलब वहां पर कोई वायुमंडल नहीं रह जाता, कोई हवा की उपस्थिति नहीं रहती है। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा पर जो गैस के अणु का प्लायन वेग है गैस के अणु के वेग से कम होता है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो थे आपके लिए आज के मोस्ट टॉप 30 क्वेश्चन साइंस से, जो एग्जाम में जितने भी सारे प्रश्न थे आए हुए थे उन्हीं को हम लोग लेकर के आए थे, हमने लेकर आया था। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा यदि आप सेशन पर लगातार बने रहिएगा। अभी ये चौथा सीरीज है और हम लोग एग्जाम से पहले इन सारे सीरीज को खत्म करेंगे, है ना। इसके बाद टेलीग्राम पर भी हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना न भूलिए। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री का ऑप्शन, ज्योग्राफी का फिर हम लोग लेकर के चलेंगे सेशन, है ना। सारे सेशन को हम लोग एग्जाम आते आते कवर करेंगे ताकि आपके पीटी होने में कोई परेशानी नहीं हो। चलिए, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए यार, इसमें कोई पैसा कौड़ी तो लगता नहीं है, फ्री का आपका एक उंगली का योगदान है। सब्सक्राइब बटन पर दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपका योगदान भी मिल जाएगा। मैं भी धन्य हो जाऊंगा और चैनल भी धन्य हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको इन सारी बातें समझ में आई हो तो आप फिर एक बार मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करिए। तब तक के लिए यदि उन तीनों वीडियोज को जाकर के नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट इसके लिए बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोज को देखिए, बहुत आपको फायदे का चीज़ है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। तब तक के लिए आप अपने का ख्याल रखिए, बड़ों का आदर करिए और महिलाओं का सम्मान करिए।